नमस्कार दोस्तों, अनअकैडमी के इस मंच पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपने सेशन की शुरुआत एक बड़ी ही सुंदर कहानी से करते हैं। आपको मजा आएगा सुनकर के, सो बी पेशेंट। रामपुर नामक गांव में एक वृद्ध किसान और उसका परिवार निवास करता था। उस परिवार में 3 भाई थे और एक वृद्ध ब्राह्मण। और उसी परिवार में वृद्ध ब्राह्मण को हमेशा ये चिंता सताती थी कि मेरे जाने के बाद मेरे परिवार में जो मेरे 3 बच्चे हैं उनके साथ क्या होगा। क्यों? क्योंकि वृद्ध ब्राह्मण जानता था कि इन तीनों भाइयों में एकता और अखंडता का अभाव है। इसीलिए वो हमेशा उनको सीख देता था और शिक्षा कि आप तीनों भाइयों को किस प्रकार से रहना चाहिए और कैसे आपको समाज में अपने आप को एकजुट रखना है। लेकिन इस बात पर तीनों भाई इतना ध्यान नहीं देते थे वो। और इसी बात का फायदा एक व्यापारी ने उठाया। एक व्यापारी उसी गांव में कुछ समय पहले आया और वो व्यापारी बड़ा ही चतुर और चालाक था। उस व्यापारी की हमेशा नजर गांव के जो लोग थे उनकी जमीन पर, उनके घर पर और उनके पैसों के ऊपर रहती थी। उस चतुर चालाक व्यापारी ने देखा कि इन तीनों भाइयों को आराम से डिवाइड किया जा सकता है, विभाजित किया जा सकता है। इसीलिए पहले उस चतुर व्यापारी ने पहले भाई को, जिसका नाम था राम, उसके साथ बैठना शुरू किया और उसको बरगलाना शुरू किया। उसने कहा कि आप सबसे बड़े हैं, आप सबसे योग्य हैं, आप में क्षमता भी है, तो जितनी भी जमीन है, जायदाद है, जो घर है और घर में जितनी भी सत्ता है वो आपके हाथ में ही होनी चाहिए और आपके ही कंट्रोल में होनी चाहिए। क्योंकि राम में भावनात्मक बुद्धिमत्ता इतनी ज्यादा नहीं थी, इसलिए राम उसकी बात पर उनको विश्वास भी हो गया। अब कुछ समय बाद उन्होंने उनका जो दूसरा भाई था उससे यारी दोस्ती बनाई और उनसे कहा कि सबसे ज्यादा जो काम है घर का वो आप ही करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बेनिफिट तो आपके बड़े भाई लेकर के जाते हैं। सो इसीलिए आपको अपने बड़े भाई को अपोज करना चाहिए और सबसे ज्यादा बेनिफिट जो भी काम करे उसके पास आना चाहिए। योग्यता और क्षमता का जो कानून है वो यही है। ये जो पूरा संसार है ये कर्म प्रधान है और कर्म प्रधानता के हिसाब से आपको सबसे ज्यादा धन मिलना चाहिए, आपको सबसे ज्यादा जमीन मिलनी चाहिए, आपको अपने बड़े भाई को अपोज करना चाहिए, उनका विरोध करना चाहिए। उनका जो बीच वाला भाई था वो ये बात मान गया और वो अपने बड़े भाई को अपोज करने लग गया। उसके बाद कुछ समय बाद ही उन्होंने उनका जो तीसरा भाई था, जो सबसे छोटा था, उनके साथ यारी दोस्ती की और उनको बरगलाना शुरू किया। और उनको कुछ इस तरीके से बरगलाया कि आपको तो कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि आप सबसे छोटे हैं। आप भले ही कितना ही कार्य करिए, आप में कितनी योग्यता है, कितनी क्षमता है, आपकी नहीं सुनी जाएगी। क्यों? क्योंकि जो भारतीय जो समाज है उसमें बड़ों को ही हमेशा महत्व दिया जाएगा। उसमें कर्म प्रधानता को कोई भी महत्व नहीं दिया जाएगा, उसमें योग्यता को कोई भी महत्व नहीं दिया जाएगा। और इन तीनों इंसिडेंसेस से जो चतुर चालाक व्यापारी है, उन्होंने इन तीनों इंसिडेंसेस के थ्रू इन तीनों भाइयों में बंटवारा कर दिया और इन तीनों भाइयों को डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत उन तीनों को अलग अलग कर दिया। और उसके बाद उसी चतुर चालाक व्यापारी ने उनकी जमीन, उनकी जायदाद और उनके पास जो भी पैसा था, जो भी सोने जवाहरात थे, सब कुछ उनको हड़प लिया। और उसके बाद तीनों भाई अपने पिता के पास गए और उनके पिता से बात हुई। उनके पिताजी ने कहा कि बेटा, मैंने आपको समझाया था, मैंने आपको बताया था कि आप तीनों को एकता में रहना चाहिए। और फिर उसके बाद उस वृद्ध किसान ने उन तीनों भाइयों को उनको एक छोटी स्टिक दी और उनको बोला कि एक छोटी डंडी दी और उनको बोला कि आप प्लीज इसे तोड़िए। तो उन्होंने तोड़ा तो टूट गया। तब उन्होंने कहा, इससे क्या सीख मिला आपको? बोला, कुछ भी नहीं। फिर उन्होंने क्या किया, 3 स्टिक ली, उसको एक कंबाइन किया और फिर अब दिया एक भाइयों को, बोला अब इसको तोड़ के दिखाइए। फिर बोला, अब क्या सीख मिली? फिर उस वृद्ध किसान ने कहा कि डिवाइडेड यू फॉल बट यूनाइटेड यू विल स्टैंड। दिस इज द मोरल ऑफ दिस स्टोरी। और दोस्तों, अगर आप इस स्टोरी का जो मोरल है वो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पे अप्लाई करते हैं और ब्रिटिशर्स और इंडियन के रिलेशन के ऊपर अप्लाई करते हैं, तब आपको यही चीज समझ में आएगी कि ब्रिटिशर्स ने कैसे इंडियंस के ऊपर रूल किया और कैसे इंडियंस को विभाजित किया, उनको डिवाइड किया। सो आज के सेशन में वी आर गोइंग टू लुक इनटू द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिशर्स। और इसी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, जो फूट डालो और राज करो की इसी नीति के कारण अंग्रेजों ने हमें लगभग 200 साल तक, डायरेक्टली अगर हम रफ लैंग्वेज में बोले तो 200 साल तक रफली उन्होंने हमें डायरेक्टली गुलाम बनाया। पहले कंपनी पे, फिर उसके बाद डायरेक्टली ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उन्होंने इंडिया की सत्ता को अपने हाथ में रखा। सो चलिए फ्रेंड्स, सेशन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत उन्होंने कैसे कैसे हमें गुलाम बनाया। देखिए, उन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को सबसे पहले इंप्लीमेंट किया राजाओं में और उनके जो किंगडम्स थे उनमें। प्लीज हैव अ लुक एट दिस, द मैप ऑफ द इंडिया। This is on the eve of the British conquest during the 1764. 1707 के बाद, आफ्टर द डेथ ऑफ द औरंगजेब, भारत का जो राजनीतिक मैप है वो आपको कुछ ऐसा इस प्रकार से दिखाई देगा। इसका मतलब पूरे भारत में एक केंद्रीय शक्ति वहां पर है ही नहीं, सेंट्रलाइज पॉलिटी है ही नहीं। अगर सेंट्रलाइज पॉलिटी उस समय होती तो आपको ये जितने भी अलग अलग किंगडम्स दिखाई दे रहे हैं ऐसे नहीं होते, उनको विभाजित कैसे किया जा सकता था। अगर आज के दिन एक सेंट्रल गवर्नमेंट है दिल्ली में, तो बताइए क्या कोई बाहर की ताकत आकर के 2 स्टेट्स को बरगला सकती है क्या?
क्या पंजाब को राजस्थान से लड़ा सकती है, क्या बरगला सकती है, क्या नहीं? क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ऊपर बैठी है सबके ऊपर। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास खुद की आर्मी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास खुद की पैरामिलिट्री फोर्स है, उनके रिसोर्सेज हैं, और वो डील करते हैं फॉरेन अफेयर, बाहर की ताकतों से डायरेक्टली संपर्क में वो हैं। इसीलिए आफ्टर द डेथ ऑफ द औरंगजेब जो सेंट्रल, जो केंद्रीय शक्ति थी, वो कोलैप्स हो गई और इतने सारे अपने पास वो थे, किंगडम्स थे अलग अलग। नाउ अंग्रेज इस बात को जानते थे और उन्होंने इंडियन समाज को और जो इंडियन जो किंग्स एंड किंगडम्स हैं जितने भी, उनको डिवाइड करना स्टार्ट किया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सबसे पहले उन्होंने बंगाल को हथियाया, और बंगाल को भी हथियाया कैसे? बंगाल के जो लीडर थे उस टाइम पर, वो थे नवाब सिराजुद्दौला उस टाइम पर, एंड ही वाज अ वीक लीडर। उनको उनके ही जो कोर्ट में जो उनके मंत्री थे, मंत्रीगण थे, और उनके जो भी सत्ता में सहपाठी थे, उन्हीं के साथ उनको डिवाइड करके उन्होंने सबसे पहले बंगाल को हथियाया। बंगाल को हथियाने के बाद उन्होंने हैदराबाद और कर्नाटक उनको डिवाइड किया, विभाजित किया, उनको आपस में लड़ाया। उसके बाद हैदराबाद और मराठा को आपस में डिवाइड किया, विभाजित किया, उनको आपस में लड़वाया। उसके बाद मराठा और मैसूर को डिवाइड किया और आपस में लड़वाया। उसके बाद मैसूर और हैदराबाद, इन सबको आपस में डिवाइड किया और इन सबको आपस में लड़वाया। इसका मतलब आप समझ गए, एट द फर्स्ट लेवल वाज कि उन्होंने किंगडम्स को डिवाइड करना स्टार्ट किया, किंगडम्स को डिवाइड किया, किंग्स को डिवाइड किया, और ये जो डिवीजन था दैट वाज मेनली द पॉइंट व्हाई दीज किंगडम्स दे फॉट विद ईच अदर। उन्होंने आपस में ही संघर्ष क्यों किया, आपस में ही लड़ाई क्यों की। सो अगर पहला ही चेक जहां पर हमें अंग्रेजों को रोकना चाहिए था वो क्या था कि जितने भी ये किंगडम्स के जो राजा, जितने भी ये किंगडम्स थे, इनके जो भी राजा थे, जो भी नेता थे, जो भी सुल्तान थे, उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि हम हैं तो सभी इंडियंस ना। कभी किसी समय हम एक ही सेंट्रल पॉलिटी के अंदर थे, एक ही केंद्रीय शासक के अंदर थे हम, आज के दिन हम क्यों आपस में लड़ाई कर रहे हैं? सो दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट, डिवाइड किया। और इसका फायदा किसने उठाया? इसका फायदा किसने उठाया? अंग्रेजों ने उठाया। इनफैक्ट उन्होंने, अंग्रेजों ने व्हेन दे टुक ओवर द मैसूर, जब उन्होंने मैसूर को कंप्लीटली टीपू सुल्तान को हरा दिया, और टीपू सुल्तान को इनफैक्ट उन्होंने लास्ट वाला जो एंग्लो मैसूर वॉर था उसमें उनको मार भी दिया था। उसके बाद अंग्रेजों ने स्टेटमेंट दिया था दैट विद द सपोर्ट ऑफ आवर एलाइज लाइक द निजाम ऑफ द हैदराबाद, विद द सपोर्ट ऑफ आवर एलाइज लाइक द मराठास, वी हैव डिफीटेड द मैसूर, वी हैव डिफीटेड आवर एनिमी विदाउट मेकिंग अवर फ्रेंड्स स्ट्रोंगर। क्योंकि जीतने के बाद उन्होंने, अंग्रेजों ने उनको कुछ दिया ही नहीं, देने के नाम पर थोड़ी सी जमीन दे दी और थोड़ा सा पैसा दे दिया। सो अंग्रेजों का स्टेटमेंट, अंग्रेजों की जो ऑफिशियल्स थे उनका स्टेटमेंट क्या था? वी हैव डिफीटेड अवर एनिमी एंड वी हैव वीकेंड अवर एनिमी विदाउट मेकिंग अवर फ्रेंड्स स्ट्रोंगर। दैट वाज द पॉइंट। सो दैट इज एट द फर्स्ट लेवल इज कि उन्होंने किंगडम और किंग्स के लेवल पर डिवाइड किया था। नाउ इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री इन सच मैनर, आपको इस तरीके से पढ़ना है, और दिस इज द रिक्वायरमेंट यूपीएससी के एग्जाम के लिए और स्टेट पीसीएस के एग्जाम के लिए। आपको ऐसे अंडरस्टैंडिंग वाइज चीजों के बारे में पता होना चाहिए। तो आप अनअकैडमी के साथ जुड़ सकते हैं 22,999 रुपए में, एंड इनफैक्ट इफ यू आर यूजिंग दिस कोड SKY50 आपको इस पर भी डिस्काउंट मिलेगा, प्लस आपको एक्सटेंशन मिलेगा, 1 महीने का एक्सटेंशन आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। आप अनअकैडमी के साथ जुड़ सकते हैं, आपको इस पे डिस्काउंट मिलेगा बाय यूजिंग दिस कोड SKY50, प्लस एक्सटेंशन भी मिलेगा। उसके साथ साथ आपको कंप्लीट कवरेज मिलेगी अगर आप अनअकैडमी के साथ जुड़ते हैं। आपको GS प्लस CSET प्लस टेस्ट सीरीज ये सब कुछ भी मिलेगा। सारे बैचेज और कोर्सेज को आप एक्सेस कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। डाउट सोल्विंग सेशंस होते हैं, मेंस की जो टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन ये सब भी आपको मिलेगा। उसके साथ साथ अब हम आगे चलते हैं। यू कैन हैव अ लुक एट द बैचेज। आप बैचेज की तरफ देख सकते हैं कि बैचेज कौन कौन से। फॉर एग्जांपल अगर आप 2026 की तैयारी करना चाहते हैं तो आप आरंभ बैच से जुड़ सकते हैं, अनअकैडमी के आरंभ बैच से। दिस इज 1 ईयर इंग्लिश बैच प्रोग्राम। उसी के साथ साथ अगर आप प्रॉपर हिंदी मीडियम में तैयारी करना चाहते हैं तो आप प्रारंभ बैच, 1 ईयर का हिंदी बैच है ये 2026 के लिए, आप इससे जुड़ सकते हैं। अगर आप 2 साल का प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप आगाज बैच 2027 से जुड़ सकते हैं, और ये इंग्लिश बैच है। और आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा कि ये बैच कब स्टार्ट हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये 11 अगस्त को सारे बैच स्टार्ट हो रहे हैं, एक्सेप्ट द आगाज बैच, वो 12 अगस्त को स्टार्ट हो रहा है, उसकी पहली क्लास 12 अगस्त से। नाउ फ्रेंड्स चलिए आगे चलते हैं। सो द फर्स्ट लेवल फॉर द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिशर्स वो क्या था? एट द लेवल ऑफ द किंग्स एंड द किंगडम्स। भाई राजाओं और उनके जो राज्य था उनका विभाजन कर दिया, और राजाओं को और अलग अलग राज्यों को आपस में लड़ा दिया। तभी तो था ना 1857 की क्रांति के बाद जितने भी राजा रजवाड़े थे सब बैठे हुए थे ऐसे, सब वो गाल पे हाथ लगा करके। क्यों? कि आपकी पिटाई हुई, हाँ मेरी भी हुई पिटाई, मेरे भी थप्पड़ टिका यहां पर। सो 1857 की क्रांति के बाद सबको समझ में आ गया था कि एट द लेवल ऑफ द किंग्स एंड एट द लेवल ऑफ द किंगडम अंग्रेजों ने सबसे पहला डिवीजन क्रिएट करना स्टार्ट किया था। नाउ दूसरा डिवीजन इट वाज एट द लेवल ऑफ द क्लास। जैसे ही अंग्रेजों ने बंगाल, जो उस टाइम पर बांग्लादेश भी था,
बांग्लादेश और आज का जो वेस्ट बंगाल है, कुछ बिहार का पार्ट है, उड़ीसा का पार्ट है, ये पूरा जो बंगाल का जो किंगडम था उस पर अपना अधिपत्य और कंट्रोल स्टैब्लिश किया। जैसे ही कंट्रोल स्टैब्लिश किया, इसका मतलब वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन में अंग्रेज आएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन में अंग्रेज आने का मतलब है कि वहां पर पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर होगा, डीएम अंग्रेज होगा, फिर उसके बाद एसडीएम एसपी होगा। सो ये पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर चलेगा कैसे? पैसे से चलेगा। और पैसा कैसे आएगा उस टाइम पे? रेवेन्यू कलेक्शन से आएगा। रेवेन्यू कलेक्शन कैसे आएगा? रेवेन्यू कलेक्शन आएगा एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट्स हैं उस पर टैक्स लगा करके। अगर मैं कोई किसी चीज पे टैक्स लगाएगी सरकार, तो कलेक्शन करने के लिए आईआरएस ऑफिसर होने चाहिए उस टाइम पर। उस टाइम पर आईआरएस ऑफिसर कौन बनाए थे अंग्रेजों ने? उस टाइम पर आईआरएस ऑफिसर जमींदारों को बनाया गया कि गांव की जमीन आपकी, और गांव के लोगों जितने भी लोग हैं दे विल वर्क, आपकी जमीन पे वो काम करेंगे एज अ टेनेंट्स। वो केवल और केवल आपकी जमीन पे काम करेंगे। आपको इस जमीन पर जितनी भी उपज है उस उपज में से सरकार का टैक्स वसूल करना है, सरकार के खाते में जमा करना है, अपना हिस्सा उसमें रखना है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं क्या हुआ? इसका मतलब अंग्रेजों ने सिस्टम में एक्सप्लॉयटेशन के लिए, बंगाल के एक्सप्लॉयटेशन के लिए परफेक्ट मैकेनिज्म बना लिया। और उन्होंने इंडिया में जो एक क्लास थी जमींदार क्लास, उसको इस एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम का भाग बना दिया। नाउ जमींदार और पीजेंट्स, जो भी किसान है, जमींदार और किसानों में कभी भी एकता नहीं हो सकती, कभी भी गठबंधन हो ही नहीं सकता। क्यों? द वन इज एक्सप्लॉइटर और दूसरे जो नीचे की तरफ है टीनेंट्स, दे आर एक्सप्लॉइटेड, दे वर एक्चुअली बीइंग एक्सप्लॉइटेड। सो इनमें कभी समझौता हो सकता है? कभी नहीं। सो इसका मतलब क्या है? सेकंड वाज एट द लेवल ऑफ द क्लास। और बाद में उन्होंने एज अ वर्कर, और कैसे डिवाइड किया क्लास में? वर्कर और उसके बाद इंडस्ट्रियलिस्ट, इनका डिवीजन करना स्टार्ट किया। सो सेकंड वाज एट द लेवल ऑफ द क्लास। नाउ अब हम थर्ड पे चलते हैं। थर्ड वाज एट द लेवल ऑफ द रिलीजन। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को यह बात तो समझ में आ गई थी कि यार कुछ तो करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 1857 की क्रांति का जो मेन जो पॉइंट और मेन फीचर पॉइंट क्या था जिससे अंग्रेज डर गए थे, वो था हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम यूनिटी। क्यों? क्योंकि बहादुर शाह जफर को 1857 की क्रांति का मेन लीडर, वो प्रमुख लीडर जो घोषित कर दिया गया था। अंग्रेजों को यह बात समझ में आ गई, अगर एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन जो दिल्ली में बैठा है, अगर उन्होंने नेतृत्व संभाल लिया और एक टाइम पे उन्होंने डायरेक्शन दिया और उसको वो डायरेक्शन इंप्लीमेंट हुआ वही, तो हो सकता है हमें छोड़ करके जाना पड़े। सो 1857 की क्रांति से उनको यह बात समझ में आ गई थी दैट वी नीड टू क्रिएट द रिफ्ट, वी नीड टू क्रिएट द डिवाइड बिटवीन द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले क्या किया, एक कम्युनिटी, लेट अस सपोज के हिंदू कम्युनिटी को उन्होंने प्रमोट करना स्टार्ट किया एजुकेशन में, जॉब्स में, और मुस्लिम कम्युनिटी को नेग्लेक्ट करना स्टार्ट किया। 1900 के बाद उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी को सपोर्ट करना स्टार्ट किया और हिंदू कम्युनिटी को नेग्लेक्ट करना स्टार्ट किया। इससे क्या हुआ? इससे डिवाइड एंड रूल। और इसका एग्जांपल क्या है? 1900 के बाद सेपरेट इलेक्टोरेट। 1909 में मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया। 1906 में मुस्लिम लीग का गठन किया ताकि वो मुस्लिम के हितों को प्रमोट करे। 1927-28 के बाद सरकार ने मोहम्मद अली जिन्ना के जो 14 पॉइंट्स थे उनको सपोर्ट किया। उसके बाद उन्होंने 1940s में मुस्लिम लीग को ओपनली सपोर्ट किया। इनफैक्ट उन्होंने मुस्लिम लीग को ओपनली वीटो दे दी कि आपकी जो डिमांड होगी उसी को हम एक्सेप्ट करेंगे, और उसी डिमांड के तहत हम लोग आगे बढ़ेंगे, और भारत को अगर हमने आजादी दी देन वी विल बी क्रिएटिंग 2 सेपरेट नेशंस। सो ये क्यों हुआ? दिस वाज मेनली द डिवीजन एट द लेवल ऑफ द रिलीजन। धर्म के आधार पर जो विभाजन था उसी का ही परिणाम था, और धर्म के आधार पर जो विभाजन था उसी का परिणाम आज है 2 देश अलग अलग जो आपस में लड़ रहे हैं। जब से हमें आजादी मिली है आपस में लड़ रहे हैं वो। सो दिस इज द थर्ड मेन पॉइंट। उसके बाद द नेक्स्ट इज दिस इज एट द लेवल ऑफ द कास्ट। अंग्रेजों ने यह देखा कि 1905 और 1906 के बाद आफ्टर द पार्टीशन ऑफ द बंगाल, उन्होंने देखा कि राष्ट्रवाद की जो धारा है और राष्ट्रवाद की जो भावना है वो इंडियन के दिलों में जो है वो घर कर गई है, और इंडियन के दिलों में वो राष्ट्रवाद की जो धारा और भावना है वो और भी प्रबल होती जा रही है। तो उसको कमजोर करने के लिए उन्होंने क्या किया? सबसे पहले तो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, रिलीजन के बेसिस पे उन्होंने डिवाइड एंड रूल करना स्टार्ट किया। उन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को कांग्रेस के अंदर भी इंप्लीमेंट करने की कोशिश की, और वो कैसे की? ऑन द बेसिस ऑफ द हायर कास्ट एंड द लोअर कास्ट। उन्होंने समाज में भी यही डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट ये प्रमोट करने की कोशिश की। और ये तो इट वाज मेनली द एफर्ट ऑफ महात्मा गांधी जी कि वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए, अदरवाइज हिंदू सोसाइटी में भी एक डिवीजन होता ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट। वो कैसे होता? क्यों? क्योंकि जो कम्युनल अवार्ड 1930s के बाद आफ्टर द थर्ड राउंड जो टेबल कॉन्फ्रेंस थी उसमें जो कम्युनल अवार्ड था उसको एक्सेप्ट कर लिया था। मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट वाज गिवन टू द लोअर कास्ट इन द हिंदू सोसाइटी। इसके लिए सरकार ने एक्सेप्टेंस दे दी थी, और इससे क्या होता? इससे जो हिंदू सोसाइटी थी उसमें भी लोअर कास्ट और अपर कास्ट में परमानेंट
मतलब विदाउट एनी सॉल्यूशन इन द कमिंग फ्यूचर परमानेंट रिफ्ट आ जाता, परमानेंट डिवाइड एंड रूल हो जाता, परमानेंट फूट पड़ जाती, उसमें रिफ्ट आ जाता परमानेंट। बट इट वाज मेनली द एफर्ट कि पूना पैक्ट हुआ, और पूना पैक्ट के बाद इसमें थोड़ा समझौता हुआ, और आजादी के बाद 1947 के बाद जो दलित भाई हैं, जो लोअर कास्ट हैं, उन सभी को इक्वल स्टेटस उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया। अनटचेबिलिटी एक्ट आया ताकि इन सबको अवॉइड किया जा सके। उसके बाद 1989 में एक्ट आया इन ऑर्डर टू अवॉइड ऑल दीज थिंग्स, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द वीटो पावर टू द लोअर कास्ट, कि आपको जब भी ऐसा फील हो आप इसके लिए केस कर सकते हैं। So this is the way how the Britishers were divided the Indian society, and Britishers ruled for nearly 2000 years, और उन्होंने नियरली $50 ट्रिलियन लूट करके लेके गए 200 साल में। आज के दिन हमारा जीडीपी कितना है, आप रफली लगा लीजिए 3.5 से 4 ट्रिलियन US डॉलर, रफली एट मैक्स। वो कितना लूट करके लेके गए? 50। मतलब अगले आने वाले अगर 13-14 साल का पूरा जीडीपी जितना भी कमा रहा है एक साल में इंडिया, अगर अगले 14-15 साल तक उठा करके वो सारा पैसा जितना भी कमा रहा है, जितना भी प्रोड्यूस कर रहा है, इंडियंस जितने भी रिसोर्सेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, उन सबको ले जाकर के अगर अंग्रेजों के पास रख दिया जाए तो आपको अगले 14-15 साल तक ये रखना पड़ेगा। इतना वो पैसा, इतने रिसोर्सेज यहां से लूट करके लेके गए थे। एंड दैट वाज मेनली थ्रू दिस डिवाइड एंड रूल पॉलिसी माय डियर फ्रेंड्स। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, जय हिंद फ्रेंड्स।